नमस्ते दोस्तों। आज हम कवासाकी डिजीज के बारे में बात करेंगे, जो एक दुर्लभ लेकिन इलाज योग्य बीमारी है और ज्यादातर 5 साल से कम उम्र के बच्चों में देखी जाती है। इस डिजीज के सिम्टम्स में प्रोलॉन्ग्ड फीवर, स्किन रैशेस और स्वॉलन ग्लैंड्स शामिल हैं, जो कि अक्सर दूसरी कॉमन इलनेसेस से कंफ्यूज की जा सकती हैं। कवासाकी डिजीज में टाइमली डायग्नोसिस और तुरंत ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे हार्ट की सीरियस कॉम्प्लिकेशंस को रोका जा सकता है। इस वीडियो में हम इस बीमारी की आइडेंटिफिकेशन, कॉजेज और इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो चलिए, इस इम्पॉर्टेंट हेल्थ टॉपिक पर और जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। कवासाकी डिजीज, जिसे मुख्य रूप से चिल्ड्रंस हेल्थ इश्यू माना जाता है, दुनिया भर में यंग चिल्ड्रन में पाया जाता है, खासकर अंडर 5 years ऑफ एज में। ये बीमारी विश्वव्यापी रूप से फैली हुई है, लेकिन जापान में इसकी इंसिडेंस रेट सबसे ज़्यादा है, जहां प्रति 1 लाख बच्चों में से करीब 240 बच्चे इससे प्रभावित होते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स और अन्य डेवलप्ड कंट्रीज में भी कवासाकी डिजीज के केसेस देखे जाते हैं, लेकिन यहाँ की इंसिडेंस रेट जापान के मुकाबले कम है। इस बीमारी के केसेस मुख्यतः लेट विंटर और अर्ली स्प्रिंग में बढ़ते हैं, और ये बॉयज में गर्ल्स की तुलना में अधिक आम है। एपिडेमियोलॉजी स्टडीज से ये भी पता चलता है कि इसके केसेस के पीछे जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर्स दोनों ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। हालांकि एग्जैक्ट कॉज अभी तक अननोन है। इसकी उच्च रिकरेंस रेट और सिबलिंग केस रेट इस बात का संकेत देते हैं कि जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन इस बीमारी के डेवलपमेंट में एक भूमिका निभा सकता है। ये जानकारी हमें कवासाकी डिजीज के ग्लोबल इम्पैक्ट और इसके प्रसार की गहराई को समझने में मदद करती है, जिससे हेल्थ प्रोफेशनल्स को इसे पहचानने और इलाज करने में आसानी होती है। कवासाकी डिजीज, जिसे मुख्य रूप से चिल्ड्रन के बीच देखा जाता है, एक एक्यूट फीब्राइल इलनेस है, जो कि मुख्य रूप से 5 years से कम उम्र के बच्चों में पाया जाता है। इस डिजीज को पहचानना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट से सीरियस हार्ट कॉम्प्लिकेशंस को रोका जा सकता है। की फीचर्स ऑफ कावासाकी डिजीज। 1. फीवर। कावासाकी डिजीज का सबसे कॉमन सिम्टम है प्रोलॉन्ग्ड फीवर, जो 5 days या उससे ज़्यादा समय तक रह सकता है और आमतौर पर अचानक शुरू होता है। 2. रैश। बच्चों की स्किन पर एक लाल रैश दिखाई देता है, जो कि कभी भी चकत्ते का रूप ले सकता है। स्वोलन ग्लैंड्स, खासकर नेक में लिम्फ नोड्स का सूजन होना भी एक कॉमन फीचर है। 4. रेड आइज, बिना किसी डिस्चार्ज के आंखें लाल होना। 5. चेंजेस इन माउथ, लिप्स एंड थ्रोट, लिप्स स्वोलन और क्रैक्ड हो सकती हैं और गले के अंदर भी लाली हो सकती है। सेक्स, स्वेलिंग एंड रेडनेस इन हैंड्स एंड फीट, इन्फ्लेमेशन के कारण हाथों और पैरों में सूजन और लाली आ जाती है, जो कि रिकवरी के दौरान छिल सकती है। ये सिम्टम्स अन्य बीमारियों के समान हो सकते हैं, इसलिए कावासाकी डिजीज का सही निदान करना चैलेंजिंग हो सकता है। डॉक्टर्स को इन सिम्टम्स के आधार पर, साथ ही मेडिकल टेस्ट के माध्यम से, इस बीमारी का निदान करना पड़ता है। यदि कावासाकी डिजीज का टाइमली और इफेक्टिव तरीके से इलाज नहीं किया गया, तो ये सीरियस कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि कोरोनरी आर्टरी एन्यूरिज्म्स को जन्म दे सकता है। इसलिए इस बीमारी के प्रति अवेयरनेस और सही मेडिकल अटेंशन बहुत ज़रूरी है। कावासाकी डिजीज के समय पर पहचान और निदान बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे गंभीर हृदय संबंधी जटिलताओं से बचा जा सकता है। इस बीमारी की पहचान मुख्य रूप से इसके विशिष्ट लक्षणों के आधार पर की जाती है। 1. बुकीवर। कावासाकी डिजीज का सबसे प्रमुख लक्षण है तीव्र बुखार, जो 5 दिनों या उससे अधिक समय तक बना रहता है। चकत्ते, शरीर पर लाल चकत्ते आमतौर पर दिखाई देते हैं, जो कि कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से धड़ पर और गुप्तांगों के आसपास होते हैं। आंखों की लाली, आंखों में बिना किसी स्राव के लाली देखी जाती है। 4. होंठ, मुंह और गला, चेंजेस इन माउथ, लिप्स एंड थ्रोट, होंठ फटे और सूजन युक्त होते हैं, जीभ स्ट्रॉबेरी की तरह लाल होती है और गले में लाली होती है। 5. हाथों और पैरों में सूजन और लाली, स्वेलिंग एंड रेडनेस इन हैंड्स एंड फीट, इन्फ्लेमेशन के कारण हाथों और पैरों के तलवों में सूजन और लाली आ जाती है, जो बाद में छिल सकती है। सेक्स, लिम्फ नोड्स में सूजन, स्वोलन लिम्फ नोड्स, गर्दन में लिम्फ नोड्स की सूजन आमतौर पर देखी जाती है। निदान, कावासाकी डिजीज का निदान करने के लिए कोई एकल परीक्षण नहीं है। डॉक्टर इन लक्षणों की पहचान के साथ साथ कुछ मेडिकल टेस्ट्स, जैसे कि ब्लड टेस्ट,
इकोकार्डियोग्राम, दिल की अल्ट्रासाउंड का उपयोग करते हैं ताकि इस डिजीज की पुष्टि की जा सके और अन्य संभावित बीमारियों को बाहर किया जा सके। ये जानकारी समय पर उचित निदान और उपचार में मदद कर सकती है, जिससे गंभीर हृदय जटिलताओं को रोकने में सहायता मिलती है। कावासाकी डिजीज की पैथोफिजियोलॉजी एक कॉम्प्लेक्स इम्यून रिस्पॉन्स से जुड़ी होती है, जो पूरे शरीर में, खासकर ब्लड वेसल्स में इन्फ्लेमेशन पैदा करती है। यहाँ इस प्रक्रिया को आसान भाषा में समझाया गया है। 1. इम्यून एक्टिवेशन। कावासाकी डिजीज शायद किसी इन्फेक्शन या एनवायरमेंटल ट्रिगर से शुरू होती है जो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है। ये ट्रिगर अज्ञात है, लेकिन जेनेटिकली ससेप्टेबल चिल्ड्रन में एबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स का कारण बनता है। 2. इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। कावासाकी डिजीज की मुख्य विशेषता वैस्कुलाइटिस है, जो कि ब्लड वेसल्स की इन्फ्लेमेशन है। यह इन्फ्लेमेशन मुख्य रूप से मीडियम साइज्ड आर्टरीज को प्रभावित करती है, जिसमें कोरोनरी आर्टरीज भी शामिल हैं, जो कि हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं। 3. कोरोनरी आर्टरी इन्वॉल्वमेंट। इन्फ्लेमेशन के कारण कोरोनरी आर्टरीज की स्ट्रक्चर में चेंजेस आ सकते हैं, जिससे वे डायलेट हो सकते हैं और कभी-कभी एन्यूरिज्म्स भी बन सकते हैं। ये एन्यूरिज्म्स आर्टरीज की दीवारों में बलून लाइक बल्जेस होते हैं, जो सीरियस कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस की ओर ले जा सकते हैं। 4. एंडोथेलियल सेल डैमेज। ब्लड वेसल्स के अंदर की लाइनिंग बनाने वाले एंडोथेलियल सेल्स इन्फ्लेमेशन के कारण डैमेज हो जाते हैं। ये डैमेज ब्लड क्लॉट्स बनने की संभावना को बढ़ाता है, जो कि डिजीज को और जटिल बना सकता है। 5. सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। ब्लड वेसल्स के अलावा कावासाकी डिजीज एक वाइड स्प्रेड इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को ट्रिगर करता है, जो कई ऑर्गन्स को प्रभावित कर सकता है और डिजीज के विभिन्न सिम्टम्स का कारण बनता है। 6. रेजोल्यूशन एंड स्कैरिंग। ज्यादातर मामलों में इन्फ्लेमेशन का एक्यूट फेज अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट के साथ रिजॉल्व हो जाता है। हालांकि कुछ लास्टिंग इफेक्ट्स जैसे कि आर्टीरियल वॉल्स की स्कारिंग हो सकती है, जिसे ऑनगोइंग मॉनिटरिंग और ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। इस स्पष्टीकरण से कावासाकी डिजीज की कॉम्प्लेक्स इम्यून प्रोसेसेस और वैस्कुलर इफेक्ट्स को समझने में मदद मिलती है, और ये दिखाता है कि क्यों अर्ली डायग्नोसिस और इंटरवेंशन महत्वपूर्ण है। कावासाकी डिजीज का ट्रीटमेंट मुख्य रूप से बीमारी के गंभीर परिणामों, जैसे कि हार्ट के इश्यूज को रोकने के लिए किया जाता है। यहाँ कुछ मुख्य ट्रीटमेंट्स हैं जिनका इस्तेमाल कावासाकी डिजीज के लिए किया जाता है। 1. इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबुलिन IVIG। यह पहली लाइन का ट्रीटमेंट है जो बीमारी के पहले 2 दिनों में दिया जाता है। IVIG ट्रीटमेंट इन्फ्लेमेशन को कम करता है और कोरोनरी आर्टरी एब्नॉर्मैलिटीज के रिस्क को घटाता है। एस्पिरिन। हाई डोज एस्पिरिन का उपयोग बुखार और इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए किया जाता है। जब बुखार ठीक हो जाता है, तो आमतौर पर एस्पिरिन की डोज कम कर दी जाती है और कई हफ्तों तक लो डोज एस्पिरिन का उपयोग जारी रहता है ताकि ब्लड क्लॉट्स का खतरा कम हो। 3. कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। अगर IVIG ट्रीटमेंट काम नहीं करता है और मरीज की हालत में सुधार नहीं होता, तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का उपयोग विकल्प के रूप में किया जा सकता है। ये दवाएं भी पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स प्रदान करती हैं। ये ट्रीटमेंट्स के साथ रेगुलर मॉनिटरिंग भी बेहद ज़रूरी होती है, खासकर हार्ट के लिए, ताकि किसी भी लंबे समय तक चलने वाले इफेक्ट्स को पहचाना जा सके और उनका सही समय पर इलाज किया जा सके। कावासाकी डिजीज के उपचार में हालिया शोध और उन्नत तकनीकों ने कई नई संभावनाएं प्रदान की हैं, जिनमें और भी प्रभावी उपचार विधियां शामिल हैं। बायोलॉजिक एजेंट्स। नए शोध के अनुसार बायोलॉजिक एजेंट्स जैसे कि इन्फ्लिक्सिमैब और ईटानरसेप्ट का परीक्षण कावासाकी डिजीज के उपचार में किया जा रहा है, खासकर उन मामलों में जो स्टैंडर्ड उपचार IVIG और एस्पिरिन से प्रतिक्रिया नहीं दिखाते हैं। ये एजेंट्स TNFI इनहिबिटर्स के रूप में काम करते हैं, जो कि इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद करते हैं। 2. एंटीकोआगुलेंट थेरेपी। कुछ शोध ये भी सुझाव देते हैं कि गंभीर मामलों में एंटीकोआगुलेंट थेरेपी का उपयोग किया जा सकता है, जिससे कोरोनरी आर्टरी एन्यूरिज्म्स के जोखिम को कम किया जा सके। यह थेरेपी ब्लड क्लॉट्स के गठन को रोकता है और ब्लड फ्लो को सुधारता है। 3. जीन थेरेपी। भविष्य की उम्मीद के तौर पर जीन थेरेपी पर भी शोध चल रहा है। यह अप्रोच उन जेनेटिक फैक्टर्स को टारगेट करती है जो कावासाकी डिजीज के प्रति बच्चों को अधिक संवेदनशील बनाते हैं। 4. एनहेंस्ड डायग्नोस्टिक टूल्स। बेहतर निदान के लिए एडवांस डायग्नोस्टिक टूल्स विकसित किए जा रहे हैं,
जो शुरुआती चरणों में ही बीमारी की पहचान कर सकें और इसके उपचार को और अधिक सटीक बना सकें। ये एडवांस्ड ट्रीटमेंट्स एंड रिसर्च कावासाकी डिजीज के प्रबंधन को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है और इनसे न केवल उपचार की प्रभावशीलता बढ़ रही है, बल्कि भविष्य में इस बीमारी को और अधिक समझने में भी मदद मिल रही है। जब बच्चे को कावासाकी डिजीज से ठीक किया जाता है और अस्पताल से घर भेजा जाता है, तो घर पर देखभाल और निगरानी बहुत महत्वपूर्ण होती है। यहाँ इस प्रक्रिया के कुछ अहम पहलुओं का वर्णन है। मेडिकेशन मैनेजमेंट, अस्पताल से निर्धारित की गई दवाओं का प्रबंधन, खासकर एस्पिरिन, जो कि इन्फ्लेमेशन कम करने और ब्लड क्लॉट्स की रोकथाम के लिए दी जाती है, ध्यान से करना चाहिए। इसके सेवन का समय और खुराक सटीक होना चाहिए। 2. ट्रैकिंग, बच्चे के सिम्टम्स को रोजाना मॉनिटर करें। फीवर, रैश या किसी अन्य नई या बढ़ती हुई सिम्टम्स की तुरंत रिपोर्टिंग करें। फॉलो अप अपॉइंटमेंट्स, रेगुलर फॉलोअप अपॉइंटमेंट्स के लिए बच्चे को ले जाना न भूलें। ये जांचें अक्सर एकोकार्डियोग्राम के माध्यम से की जाती हैं, जो कि हार्ट हेल्थ की मॉनिटरिंग करती हैं। न्यूट्रिशनल सपोर्ट, बैलेंस डाइट जो कि ज़रूरी विटामिन्स और मिनरल्स से भरपूर होती है, बच्चे की रिकवरी के लिए महत्वपूर्ण है। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और एडिक्वेट प्रोटीन्स का सेवन सुनिश्चित करें। 5. कंफर्ट मेजर्स, बच्चे के आराम का ख्याल रखें। उन्हें ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी से बचाएं और पर्याप्त रेस्ट दें। 6. इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, इस दौरान बच्चे और परिवार को इमोशनल सपोर्ट की आवश्यकता होती है। बच्चे को एज अप्रोप्रिएट तरीके से समझाएं कि उन्हें दवा क्यों लेनी पड़ रही है और डॉक्टर के पास क्यों जाना पड़ता है। 7. वॉचिंग फॉर हार्ट प्रॉब्लम्स, अगर बच्चे में अनयूजुअल फटीग, चेस्ट पेन, ट्रबल ब्रीदिंग या पैल्पिटेशंस के साइंस दिखाई दें, तो तुरंत मेडिकल हेल्प लें। इन सभी दिशा निर्देशों का पालन करके आप कावासाकी डिजीज के बाद बच्चे की उचित देखभाल और सुरक्षित वसूली सुनिश्चित कर सकते हैं। कावासाकी डिजीज के प्रबंधन में हेल्थ केयर टीम की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, जिसमें विभिन्न स्पेशलिस्ट शामिल होते हैं जो बच्चे के इलाज और रिकवरी के हर पहलू को संभालते हैं। 1. पीडियाट्रिशियंस, ये बच्चों के डॉक्टर सबसे पहले कावासाकी डिजीज की पहचान करते हैं और इनिशियल डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट प्लान तैयार करते हैं। वे रेगुलर फॉलोअप्स के दौरान बच्चे की हेल्थ की मॉनिटरिंग भी करते हैं। डू कार्डियोलॉजिस्ट, चूंकि कावासाकी डिजीज मुख्य रूप से हार्ट को प्रभावित करता है, कार्डियोलॉजिस्ट की भूमिका बेहद अहम होती है। वे हार्ट फंक्शन की जांच, ट्रीटमेंट की एफिकेसी की मॉनिटरिंग और किसी भी पोटेंशियल हार्ट कॉम्प्लिकेशंस के लिए निगरानी रखते हैं। रूमेटोलॉजिस्ट्स, कभी कभार कावासाकी डिजीज की कम्प्लेक्सिटीज के कारण रूमेटोलॉजिस्ट को भी इन्वॉल्व किया जाता है, खासकर जब इन्फ्लेमेशन को मैनेज करने की बात आती है। नर्सिंग स्टाफ, नर्सेज बच्चे की डे टू डे केयर में अहम रोल निभाती हैं, जैसे कि मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, फीवर मॉनिटरिंग और पेरेंटल गाइडेंस प्रदान करना। 5. सोशल वर्कर्स एंड साइकोलॉजिस्ट्स, इस बीमारी के इमोशनल और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को संभालने में सोशल वर्कर्स और साइकोलॉजिस्ट्स भी मदद करते हैं। वे बच्चे और उनके परिवारों को सपोर्ट और काउंसलिंग प्रदान करते हैं, जिससे इस चैलेंजिंग टाइम को वे बेहतर ढंग से हैंडल कर सकें। ये मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच सुनिश्चित करता है कि बच्चे को होलिस्टिक केयर मिले और उसके सभी स्वास्थ्य पहलुओं का ख्याल रखा जाए। इस तरह के कोऑर्डिनेटेड केयर से कावासाकी डिजीज के प्रबंधन में इफेक्टिवनेस बढ़ती है और बच्चे के जल्दी और सुरक्षित रूप से ठीक होने की संभावना भी बढ़ती है। हमने कावासाकी डिजीज के विभिन्न पहलुओं को विस्तार से जाना है, जिसमें इसके लक्षण, निदान और उपचार के तरीके शामिल हैं। कावासाकी डिजीज की समय पर पहचान और उचित उपचार से बच्चों में होने वाली गंभीर हृदय समस्याओं को रोका जा सकता है, जिससे उनका भविष्य सुरक्षित और स्वस्थ रह सकता है। इस बीमारी का मुकाबला करने के लिए एक इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर अप्रोच की आवश्यकता होती है, जिसमें पीडियाट्रिशियंस, कार्डियोलॉजिस्ट्स, नर्सेज और अन्य हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स शामिल होते हैं। इनका सामूहिक प्रयास बच्चे की जल्द और सही रिकवरी सुनिश्चित करता है। आपके जैसे व्यूअर्स का इस टॉपिक में जागरूक रहना और ज़रूरी जानकारी को साझा करना भी बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा, तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। और अगर आप इसी तरह के और स्वास्थ्य संबंधित विषयों पर वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
आपका सपोर्ट हमें और अधिक जानकारीपूर्ण और मददगार सामग्री बनाने के लिए प्रेरित करता है।